नमस्कार, मेरा नाम है ऋतु रतेवाल और आप हैं अनअकैडमी स्टूडियोज़ प्लेसिबो पे। इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है नीट और एम्स की प्रिपरेशन के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं 9 सालों से बच्चों को एम्स, जिपमर और नीट की तैयारी करा रही हूँ बेटा। ऑफलाइन भी मैंने बहुत काम किया है, ऑनलाइन भी मैंने बहुत काम किया है। एक टाइम पे मैं आपकी तरह स्टूडेंट थी, बहुत परेशान होती थी क्योंकि जिन टीचर्स से मैं पढ़ी शायद वो मुझे इतना इनपुट नहीं दे पाए जितना उस टाइम पे रिक्वायर्ड था, और शायद मैं भी उस वक्त उतना ओरिएंटेड और गाइडेड नहीं थी जितना मुझे होना चाहिए था। मेरा एम रहेगा बेटा यहाँ पे कि बायोलॉजी जो कि 50% है तुम्हारे सिलेबस का, वो मैं तुम्हें इतने अच्छे से करा दूँ, इतने अच्छी तरीके से तुम्हें गाइड कर दूँ बेटा कि कोई भी एग्ज़ाम अगर तुम क्रैक करने के लिए जा रहे हो, नीट, एम्स, जिपमर, जो भी, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो तुम्हें अटके, और कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसे फील ना हो कि यार अगर पढ़ लिया होता तो याद होता और आज मैं क्वेश्चन कर पाता। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से क्लास में ही लर्न करा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी, यू शुड नॉट फेस देम। ओके, हम लोग YouTube पे ये जो चैनल है इसमें आपको कुछ टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, प्लस आपको फिजिक्स के कोर्सेज मिलेंगे, प्लस आपको केमिस्ट्री के कोर्सेज मिलेंगे। तो इस चैनल पे आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप अपने 2020 एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ताकि एक बिना पेमेंट का मेथड है ये, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी कोचिंग, वो यहाँ पे आके बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़ है, 15 जून से हम लोग अनअकैडमी प्लस पे अपना लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं बेटा। जैसे यहाँ पे तो आपको 2-3 टीचर्स मिलेंगे, जैसे बायोलॉजी के लिए 2-3 फिजिक्स के लिए, इस तरीके से। वहाँ पे आपको बेटा 10-10 टीचर्स का पैनल मिलेगा, हर सब्जेक्ट में 10-10 टीचर्स का पैनल मिलेगा, एंड उनकी लाइव क्लासेस होंगी जहाँ आप अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो, आप अपने जो भी आपको ट्यूटर की क्लास लगानी है, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो जब उनकी क्लास लग रही है बेटा, तो आप उनके रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हो, आप उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो, जो भी टीचर से आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि हर टीचर से सेटिंग नहीं ना बैठती। आप उनसे मोटिवेशन ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज लोगे, ठीक है। तो मतलब कंप्लीट वहाँ पे पैकेज है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। आपको इसके अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्राइस बेटा हमने इतना कम रखा है कि आपको एक सब्जेक्ट का ट्यूशन उससे महंगा पड़ जाएगा अगर आप लोग बाहर जाओगे तो, ठीक है। 15 जून से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो भी तुम्हारा फीस रहेगा बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी को और आसान करने के लिए, इफ़ यू विल यूज़ दिस कोड ऋतु लाइव, अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, ऋतु लाइव कोड यूज़ करते हैं बेटा, तो आपको 10% का ऑफ डायरेक्टली मिल जाएगा। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, यूज़ ऋतु लाइव कोड, 10% आपको इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा। आपको बहुत ही सस्ते में तीनों सब्जेक्ट का कोचिंग मिल जाएगा। 30 आवर्स प्लस हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है। ये हमारा पैनल है बेटा टीचर्स का, ये हमारा पैनल है टीचर्स का। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाएंगे, और आप उनमें से किसी की भी क्लास लगा सकते हैं आपकी मर्जी से, जब आप चाहें, ठीक है। घर से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए बेटा, आप लोगों को जैसे कि पता है, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहुंचे थे। ऑलरेडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं, हम बक्कल कैविटी के बारे में बात कर चुके हैं, हम टीथ के, टंग के बारे में, ईसोफेगस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम स्टमक, लिवर पे अपना फोकस करके उनको एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं।
ईसोफेगस से अगला ऑर्गन स्टमक है बेटा। ईसोफेगस में तुमने देखा था कि फूड का बोलस बन गया था, फूड अच्छी तरीके से चर्न हो गया था और सलाइवा से मिक्स हो गया था। सलाइवा प्लस फूड को हमने क्या कहा था? बोलस कहा था। फिर मैंने कहा था ये बोलस जो है यहाँ से एसोफेगस में एंटर करके वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे जा रहा था। ये वाली बात हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक बात याद रखनी है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट याद रखनी है। यहाँ से अच्छा तुम्हें अब 4 लेयर्स ऑफ गट भी पता है, याद है? अंदर वाली म्यूकोजा जिससे म्यूकस रिलीज होता है, फिर सब म्यूकोजा, उसके बाहर मस्क्यूलारिस, उसके बाहर सेरोसा। 4 लेयर्स याद है। और मस्क्यूलारिस की कॉन्ट्रैक्शन से पेरिस्टाल्सिस होती है, ये बात तुमको याद है, राइट। अभी मस्क्यूलारिस की कुछ मसल्स, स्मूथ मसल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकन हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी इस तरीके से, तो ये एक रबर बैंड का काम करेंगे। मान लो ये तुम्हारी एसोफेगस है, तो यहाँ पे कुछ स्मूथ मसल्स बहुत मोटी हो जाएंगी, तो जब यहाँ से खाना एंटर करने की, बोलस एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये रबर बैंड की तरह होंगी, तो ये ऐसे 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 ज़बरदस्ती करके अंदर घुस जाएगा और फिर ये रबर बैंड फिर से बंद, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है बेटा 1 वे मूवमेंट ऑफ फूड होएगा, मतलब कि अगर फूड यहाँ से अंदर जाएगा तो बाहर निकलना मुश्किल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। जहां पे भी मैं तुम्हारी बॉडी में स्फिंक्टर वर्ड यूज करूं, इसका मतलब है इट्स अ रबर बैंड ऑफ मसल्स एंड इट इज गोइंग टू अलाउ 1 वे मूवमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इस स्पेसिफिक स्फिंक्टर को बोलते हैं बेटा गैस्ट्रो esophageal sphincter। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में इसलिए गैस्ट्रो, स्टमक के लिए गैस्ट्रो वर्ड यूज करते हैं, ईसोफेगस के लिए ईसोफेगस, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। ऐसा ही एक स्फिंक्टर एंड ऑफ स्टमक में होगा बेटा, यहां पे भी एक स्फिंक्टर होगा ऐसे। इसका नाम क्या है वो तुम्हें अभी पता चलेगा। सो स्टमक तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसे 2 रबर बैंड से बंद है और बीच में एक पोटली है जिसमें खाना स्टोर होने वाला है और उसकी डाइजेशन होने वाली है। स्टमक में बहुत देर तक खाना स्टोर होता है, अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे याद रखना है। खाना स्टमक में, फूड इज स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर 4 to 5 आवर्स, ठीक है। अभी खाना यहाँ पे आया, सलाइवा का पीएच कितना था याद है? सलाइवा का पीएच वाज 6.8, इट वाज क्लोज टू न्यूट्रल। और सलाइवा में जो एंजाइम्स थे, सलाइवरी अमाइलेज, वो उसी पीएच पे बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे आते ही पीएच चेंज हो जाएगा। पीएच क्यों चेंज होएगा, इसमें हम स्टमक की सिक्रीशंस की बात करेंगे, तब हमें पता चलेगा। पहले स्टमक के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ये पहला पार्ट जिसमें स्टमक एंटर कर रहा है, ईसोफेगस एंटर कर रहा है बेटा, इट इज कॉल्ड कार्डिया। कार्डिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिल के बहुत पास होता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं तुम्हारा हार्ट पड़ा होता है, इसके यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है, तो क्योंकि हार्ट के बिल्कुल पास होता है तो इसलिए इसको कार्डिया बोलते हैं। इस स्फिंक्टर को भी तुम्हें जान के हैरानी होगी, इसे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेजियल तो एक नाम है, कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्यों? दिल के बहुत पास है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ से फूड जो है ऊपर चला जाता है और फूड यहाँ पे हमारे स्टमक में बहुत सारा HCl होता है, तो हमारे यहाँ पे ना जलन होने लगती है, बिल्कुल इसके यहाँ पे जलन होने लगती है। तो हमें लगता है कि दिल में जलन हो रही है, दिल में जलन हो रही है, तो हम कहते हैं हार्ट बर्न हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दिल में जलन हो रही है। दिल में जलन नहीं होती है, वो जलन एसोफेगस में होती है, जब स्टमक का कंटेंट ऊपर आता है और दिल बिल्कुल साथ में पड़ा होता है, ठीक है। इसलिए स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं और इस पार्ट को कार्डिया कहते हैं। ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, इसको फंडस कहते हैं। बाकी को बॉडी, एंड वाले को पाइलोरस। चार पार्ट्स, कार्डिया जिसमें एसोफेगस एंटर करती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एसोफेगस एंटर्स इन कार्डिया। साइड वाले को फंडस, ये जो मोटा सा पार्ट है, पूरे को बॉडी और एंड को
पाइलोरस। ठीक है, इसीलिए इस स्फिंक्टर को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। मैंने कहा था ना, पता चलेगा अभी नाम क्या है। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, स्टमक के पार्ट्स पढ़ने के बाद अभी देखो इसमें सारी लेयर्स होंगी अंदर, यहाँ पे मस्कुलरिस होगी, सब म्यूकोजा होगा, म्यूकोजा होगा, सारी की सारी पार्ट्स होंगी ऐसे, इतनी मोटी वॉल होगी। ठीक है, इस वॉल में कुछ फोल्ड्स होंगे बेटा। स्टमक में जब फूड एंटर नहीं करता है तो स्टमक ना बहुत पतला सा और पिचका हुआ सा होता है। तो इसकी जो अंदर वाली म्यूकोजा है ना, अगर मान लो मैं स्टमक को काट दूं और एक पार्ट को साइड में फेंक दूं निकाल के, तो अंदर मैं देख पा रही हूँ भी स्टमक के, देख पा रही हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ऐसे फोल्ड्स नजर आएंगे, मस्कुलर फोल्ड्स नजर आएंगे, समझ रहे हो? म्यूकोजा ऐसे फोल्डेड होएगी। इन फोल्ड्स को रूगे कहते हैं, रूगे। याद रखना है, स्टमक में रूगे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। मैं आपको बताऊंगी, स्टमक के लिए रूगे याद रखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 2-4 बातें करिए। पार्ट्स किए हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिस, रूगे की बात की है, 2 स्फिंक्टर्स की बात की है और कुछ भी बात नहीं की है। ठीक है, अब स्टमक की सिक्रीशंस की बात कर लेते हैं। स्टमक की जो म्यूकोजा है बेटा, वो प्लेन नहीं है। मान लो, अच्छा ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज लीजिए, फिर मैं आगे बात करना चाहती हूँ। डन डन, चलो देखो बेटा, जो म्यूकोजा है अंदर, ऐसे म्यूकोजा है ना अंदर, सबसे अंदर लेयर म्यूकोजा है, वो प्लेन नहीं है स्टमक की, उसके अंदर गड्ढे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे करके पिट्स हैं, गड्ढे हैं, इनको गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स। गैस्ट्रिक पिट्स आगे ऐसे ग्लैंड्स में ओपन होते हैं। ठीक है, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। समझ रहे हो ये वाली बात? गैस्ट्रिक पिट है। आई होप तुम समझ रहे हो। ये स्टमक का ल्यूमेन है अंदर, ऐसे समझ रहे हो ना, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे बन जाएगी, ये स्टमक का ल्यूमेन है। तो इसकी म्यूकोजा प्लेन नहीं है, म्यूकोजा के अंदर गड्ढे हैं जिनको गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। समझ में आ गई है? गैस्ट्रिक पिट्स के नीचे ग्लैंड्स लगे हुए हैं जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए। अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं जो कि अलग अलग चीजें सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी नेक पे कुछ सेल्स होते हैं, देखो ये ग्लैंड की नेक है ना, ये इसको अलग कलर से बना लेते हैं। मान लो ये ग्रीन कलर वाले, ये नेक पे कुछ सेल्स पड़े, ये म्यूकस रिलीज करते हैं बेटा, म्यूकस रिलीज करते हैं बहुत सारा, ताकि यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर ऐसे कोट हो जाए। हम चाहते हैं स्टमक के अंदर म्यूकस की एक लेयर कोट हो जाए। क्यों चाहते हैं अभी बताती हूँ। इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ये ग्लैंड की नेक पे पड़े हैं, इनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल्स। म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं और नेक पे पड़े हुए हैं। नीचे 2 प्रकार के सेल्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार की सिक्रीशंस करते हैं, उनको अलग कलर से बना लेते हैं। ये रेड वाले डेंजर साइन है, तो चलो कहीं कहीं रेड रेड बना लेते हैं। ठीक है, रेड मतलब डेंजर, तो मैं रेड से इसलिए बना रही हूं क्योंकि ये HCl रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। इनका नाम क्या है? ऑक्जिंटिक या पेराइटल सेल्स। ऑक्जिंटिक और पेराइटल इन्हीं का ही नाम है, ये HCl रिलीज करते हैं। अब इसको याद कैसे करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, पहले एक बार सेल्स का नाम याद कर लेते हैं, 2 सेल्स देख लेते हैं, फिर उनकी सिक्रीशंस देख लेते हैं। ठीक है, चलो
इसको किससे बनाए, ब्लू से बनाते हैं। चलो एक और सेल को ब्लू से बनाते हैं, बीच बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो ब्लू वाला सेल है इनको कहते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स। ठीक है, रेड वालों को ऑक्जेंटिक कहा है, इनको चीफ सेल्स का है। याद रखो, स्टमक में जितनी भी इंजाइमेटिक सिक्रीशन होती है सारी की सारी चीफ सेल से होती है। जितनी भी इंजाइमेटिक सिक्रीशंस होती हैं, जितने भी इंजाइम्स रिलीज होते हैं सबके सब चीफ का मतलब मेन होता है ना। तो भैया ये मेन सेल है, मेन सेल सारे के सारे इंजाइम्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये वाला इतना मेन नहीं है, पर ये ऑक्स है। ऑक्स समझते हो, बैल होता है ना, गुस्से वाला प्राणी, मतलब हालांकि चलो ठीक है, इसको हमने याद रखना है बैल से, जो हम खेतों में यूज करते हैं हल जोतने के लिए। आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद दैट। ऑक्स से याद करना है, तो मैं यहाँ पे एक ऑक्स बना देती हूँ। ये मैंने एक बहुत ही गुस्से वाला ऑक्स बनाया बेटा तुम्हारे लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऑक्स है जो कि अपने पैर पटक रहा है। पैर पटक रहा है ना, ऐसे गुस्से से पैर पटक रहा है ना, तो जो ऑक्स है वो पैर पटकता है, इसलिए ऑक्जेंटिक को पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। पैर से पैराइटल सेल्स भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल को पैराइटल सेल भी कहते हैं। और क्योंकि ये इतने गुस्से में है तो ये गुस्से वाली चीज़ें रिलीज कर रहा है। क्या क्या रिलीज करता है? सबसे मेन सिक्रीशन है इसकी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गंदा होता है ना, तो ये गुस्से वाली चीज़ें जो है वो HCl रिलीज कर रही है। ठीक है, एक और सिक्रीशन होती है उसकी बेटा, उसका नाम लिख लो, उसका बताती हूँ वो करता क्या है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर दो चीजें रिलीज कर रहा है। बैल जो है गुस्से वाला, एक तो HCl रिलीज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो गुस्से में है। एक और चीज रिलीज कर रहा है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मेरे अंदर से रिलीज हो रही है वो चीज। ओके, इट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम इनसाइड माय बॉडी। इस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट, आई विल टॉक अबाउट इट। ओके, नाउ chief cells, which are the main cells, chief cells are releasing enzymes, 3 enzymes to be specific. Let's write down the names of the enzymes. Pepsin, pepsin की वजह से ही इसका नाम, एक्चुअली पेप्सिन भी नहीं, इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो मैं पेप्सिन हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। Pepsinogen, then renin with a double N, and gastric lipase. Right? चीफ सेल्स की ये सिक्रीशंस है पेप्सिनोजन, रेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो ताकि मैं ये रिमूव कर सकूं बेटा, और फिर तुम लोगों को इसके फंक्शन बता सकूं। HCl का क्या फंक्शन है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है, पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या फंक्शन है, प्लीज। डन। ओके, चलो आगे शुरू करते हैं। पेप्सिनोजन
is an inactive enzyme which is converted into pepsin, which is an active enzyme with the help of HCl. HCl का पहला फंक्शन ये है कि वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. अगर HCl की बात करें, फंक्शंस पहला तुमने देख लिया. सेकंड फंक्शन क्या है? बैक्टीरिया को मारता है. भैया HCl है तो बैक्टीरिया को तो जला ही सकता है ना. किल्स बैक्टीरिया. तुम्हारे फूड में जो सलाइवा से बैक्टीरिया बच गए हैं वो स्टमक में आके मर जाएंगे. ठीक है, किल्स बैक्टीरिया. तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, HCl हमारे जो भी खाने में हम जैसे हम पालक खाते हैं, ठीक है, या वट एवर फूड दैट इज रिच इन आयरन. सो द फूड इन द आयरन इन फूड is in this form, ferric form, which cannot be absorbed by your body. So HCl converts it to Fe2 positive. Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, इजीली हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी. तो HCl के ये 3 फंक्शंस याद रखने बेटा. टिक का मतलब है ये पहला फंक्शन पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, दूसरा फंक्शन बैक्टीरिया को मारता है, HCl है बैक्टीरिया को मारेगा ही. और तीसरा Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, इसको रिड्यूस कर देता है. HCl में H है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है ना HCl, है ना, तो इसकी वैलेंसी रिड्यूस कर दी. Fe2 पॉजिटिव इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है तुम्हारी बॉडी में. 3 फंक्शंस HCl के पूरे हो गए. अगली बात आओ, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. एक विटामिन होता है, देयर इज अ विटामिन व्हिच इज कॉल्ड कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर. ओके, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब करने के लिए कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में रिलीज होता है. आई होप यू गेट इट. सो कैसल्स इंट्रिंसिक जो फैक्टर है वो कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. इसको याद कैसे करना है? देखो, इंट्रिंसिक अपनी बॉडी में से खुद रिलीज हो रहा है. ठीक है, जो चीज अंदर से रिलीज हो रही है वो विटामिन नहीं हो सकती, है ना, वो एब्जॉर्ब करने के लिए होगी. ये बाहर से आ रही है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाहर से आ रहा है, खाने से आ रहा है. विटामिन B12 को ही बोलते हैं कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, ये बाहर से आ रहा है, तो बाहर वाली चीज को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए अंदर वाली चीज को कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर कहेंगे. आई होप यू गेट इट. ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स की दोनों सेक्रेशंस हो गई, HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर. डन. अब आ जाओ अगली उस पे. सेकेंड सेल पे आ जाओ. पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया. पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. देखो बेटा, खाने के हमने देयर वर कंपोनेंट्स ऑफ फूड किस किसकी बात की थी हमने. वी सेड देयर आर प्रोटीन्स, देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर what lipids, then there are nucleic acids. there are 4 components. डाइजेशन बकल कैविटी में स्टार्ट हो गई थी किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की. इफ यू रिमेंबर, सलाइवरी अमाइलेज ब्रोक स्टार्च इनटू माल्टोज, 30% ऑफ स्टार्च. सो वहां पे स्टार्ट हो गई थी. प्रोटीन्स की डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी. सो द प्रोटीन्स ऑफ योर फूड स्टार्ट टू डाइजेस्ट in your stomach with the help of an enzyme called pepsin. पेप्सिन को इजीली याद करना है. पेप्सिन को याद करना है पेट से, विच इज अ हिंदी वर्ड फॉर स्टमक. ओके, सो पी से पेप्सिन, पी से पेट. पेट में पेप्सिन रिलीज होता है, याद रखो, इसको कहीं और नहीं डालना है. आई होप यू गेट इट. ओके, पेट से पेप्सिन. पेप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम. देखो बेटा, किसी को भी चीज को तोड़ना है ना, उसके पीछे एज लगा दो. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना है, अमाइलोज होता है ना उसमें, स्टार्च में अमाइलेज एंजाइम हो जाएगा. लिपिड को तोड़ना है, लाइपेज हो जाएगा. प्रोटीन को तोड़ना है, प्रोटीएज हो जाएगा. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है, न्यूक्लिएज एंजाइम हो जाएगा. सो इनको जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं प्रोटीएजेस. इट्स अ प्रोटीएज. ठीक है, प्रोटीन्स गेट एक्टेड अपॉन बाय पेप्सिन. प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं? मैंने बताया था अमाइनो एसिड की चेन के बने होते हैं. ऐसे अमाइनो एसिड की चेन होती है, बहुत लंबी चेन होती है ना, मतलब
इट्स अ वेरी लॉन्ग चेन, उसको छोटी छोटी चेन्स में तोड़ देगा, कंप्लीटली नहीं तोड़ेगा। तुम्हें मैंने याद करा है डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी एक गो में नहीं तोड़ता है, मजे ले लेके तोड़ता है आराम आराम से, पहले थोड़ा छोटा करेगा फिर और छोटा करेगा, इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे शॉर्ट चेन्स बना देगा अमीनो एसिड की, से ऐसे छोटी छोटी चेन्स बना देगा। इन चेन्स को बोलते हैं पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स। अभी सिंगल अमीनो एसिड में नहीं तोड़ेगा, वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। सो प्रोटीन्स को पेप्सिन तोड़ेगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, विच आर जस्ट सिंपली स्मॉलर चेन ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन लंबी चेन है, उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटी छोटी चेन्स में तोड़ देगा पेप्सिन। पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो तुमने पढ़ा है, समझ में आ गई। अब ये इनएक्टिव रूप में क्यों रिलीज होता है? जो चीफ सेल्स होते हैं वो पेप्सिन ही सीधा क्यों नहीं रिलीज कर देते? वाई पेप्सिनोजन? सोच के देखो, एक सेल है, देयर इज अ सेल, उसके अंदर एक एंजाइम रिलीज हो रहा है, यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज हो रहा है। अगर वो प्रोटियोलैक्टिक है, लाइटिक है और वो एक्टिव है, सेल भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, सेल में भी तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रोटीन के हैं, तो वो सेल को ही डाइजेस्ट नहीं कर देगा। अगर मैं एक्टिव फॉर्म रिलीज करूंगी सेल में से तो वो सेल को ही नहीं डाइजेस्ट कर देगा, राइट। सो सेल को बचाने के लिए इनएक्टिव फॉर्म इज रिलीज्ड, और फिर जब वो स्टमक के ल्यूमेन में आ जाता है फिर HCl से मिलता है तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। आई होप यू गेट इट, राइट। नाउ सेकेंड एंजाइम, गैस्ट्रिक लाइपेज। नाम से पता चल रहा है क्या करेगा? क्या करेगा जल्दी बोलो? लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा। सो तुम्हारे लिपिड का ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाएगा यहीं पे। लिपिड्स किससे बनते हैं अगर तुम लोगों को याद हो? पिछली क्लास में कराया था बेटा, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं लिपिड्स। ग्लिसरीन को 3 फैटी एसिड से जोड़ दो, ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। तो ये क्या करेगा, जैसे लिपिड्स को मैं यहाँ पे ग्लिसरॉल बना रही हूँ, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड से जोड़ दिया, तो लिपिड क्या करेगा, सॉरी लाइपेज, ये एंजाइम क्या करेगा, एक फैटी एसिड इसका रिमूव कर देगा, तो डाइग्लिसराइड बन गया। तो यहां लिख दूं फैटी एसिड, व्हाट इज इट? इट्स अ डाइग्लिसराइड प्लस एक फैटी एसिड आ गया अलग से, ऐसा कुछ बना देगा, ठीक है। सिंपल, लिपिड को तोड़ रहा है, एक फैटी एसिड निकाल दिया, डाइग्लिसराइड बना दिया, एक फैटी एसिड निकाल दिया। अब सुनो, यहाँ पे एक बात बहुत काम की है, स्टमक में HCl की वजह से pH बहुत ही एसिडिक होता है। तुम्हें एक बात याद रखनी है, गैस्ट्रिक जूस का pH, स्टमक में pH 1.8 रहता है। pH बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी से याद कर लो, मैं अभी बता देती हूँ। देखो 3 के pH याद करने हैं, सलाइवा का pH याद करना है, स्टमक का pH याद करना है, इंटेस्टाइन का pH याद करना है। माउथ वाला जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है 6.8, अच्छा 0.8 में है सारे, ईजी हो जाएगा याद करना, है ना। स्टमक का pH है 1.8 मतलब 2, मतलब हाईली एसिडिक। देन स्मॉल इंटेस्टाइन का pH है 7.8, मतलब 7 बेसिक होता है तो बेसिक में आ जाएगा, 7 न्यूट्रल होता है तो 7.8 बेसिक में आ जाएगा, ठीक है। 6.8, 1.8, 7.8, ये याद रखना है। गैस्ट्रिक लाइपेज इतने कम pH में एक्ट नहीं कर सकता। सो क्या होता है, मान लो ये स्टमक है, फूड जब यहां पे आया, बोलस यहां पे एंटर किया, तो एकदम से उसका pH 1.8 नहीं हो जाता, हल्का हल्का यहां से मिक्स होना शुरू होता है फूड, ठीक है। कैसे मिक्स होता है? स्टमक में ना चर्निंग मूवमेंट होती है, यहां से बंद हो जाता है, यहां से बंद हो जाता है, स्फिंक्टर्स रबर बैंड की तरह दोनों साइड से बंद हो जाते हैं, फिर होती है स्टमक में चर्निंग मूवमेंट, ढच 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 मिक्स होता है फूड, ठीक है। तो क्या है, इसको बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट, लिख लो पहले। देयर इज अ चर्निंग मूवमेंट, ऐसे बंद हो गया, डुच 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 बंद होने लग जाता है, ठीक है। उससे क्या है, फूड जो है HCl और जो पेप्सिनोजन वाले वगैरह वाली सिक्रेशन है उनसे मिक्स होने लग जाता है। और स्टमक में इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ से आती है? मस्कुलरिस से आएंगी। मस्कुलरिस की 2 लेयर कौन सी है? बाहर कौन सी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बाहर लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर सर्कुलर है,
स्टमक में एक और लेयर होती है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए स्टमक के अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ऑब्लीक लेयर ऑफ मसल। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होने लगी तो एकदम से इसका पीएच 1.8 नहीं हो गया, धीरे धीरे, जैसे अब वो 6.8 से आया तो पहले धीरे 6 हुआ होगा, फिर 5 हुआ होगा, है ना, फिर धीरे धीरे करके 2 हुआ होगा। तो जो थोड़ा टाइम 5-6 का पीएच रहता है ना, उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज हल्का सा एक्ट कर जाता है। जब ये 2 नहीं हुआ है पूरा का पूरा, सिर्फ उसी टाइम में थोड़ा थोड़ा गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट कर पा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा लिपिड्स का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा, वो हल्का सा ही लिपिड का ब्रेकडाउन कर पा रहा है, बहुत सारे लिपिड्स का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा। मेजॉरिटी ऑफ लिपिड ब्रेकडाउन तुम्हारा इसकी वजह से होगा, पैंक्रियाटिक जूस की वजह से होगा। आई होप आई एम क्लियर। डन, सेकेंड वाली बात क्लियर है, चलो आगे। अच्छा एक मिनट, तुम लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे जा सकूं। डन डन, चलो आगे। तीसरा एंजाइम मैंने क्या कहा था, रेनिन। रेनिन बच्चों, अच्छा मिल्क के बारे में जानते हो, तुम मिल्क पीते हो, मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में शुगर होती है। मिल्क प्रोटीन को कैसिन कहते हैं, मिल्क शुगर को लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, मिल्क प्रोटीन की ब्रेकडाउन यहाँ पे बच्चों में शुरू हो जाएगी। रेनिन इज एन एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन केसिन मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चों में ही होता है ये, ओनली बड़ों में नहीं होता है। तो बड़े भी तो मिल्क पीते हैं, उनका केसिन कैसे टूटेगा वो बाद में बताऊंगी। बच्चों का केसिन कैसे टूटेगा ये देखो। केसिन आया, केसिन आया, इसने एक्ट कर दिया इसके ऊपर, इसको पैराकेसिन में चेंज कर दिया। पैराकेसिन के ऊपर पेप्सिन ने एक्ट कर दिया, फिर से वही पेप्टाइड पेप्टोन्स बन गए। समझ रहे हो, पेप्सिन डायरेक्टली केसिन के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, पहले उसको पैराकेसिन बनाएगा रेनिन, उसके बाद पेप्सिन एक्ट करेगा। ठीक है, ये प्रोसीजर सिर्फ बच्चों में होता है। छोटे बच्चों को तुमने देखा है, तुम उनको दूध पिलाओ, बॉटल की तरह होते हैं छोटे बच्चे, दूध पिलाओ और फिर थोड़ा सा भी वो उल्टे हुए टेढ़े हुए यहाँ से दही निकाल देते हैं, देखा तुमने? देयर लाइक दही में कन्वर्ट करने वाली बॉटल्स, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाली, वो कुछ नहीं है। जैसे ही उनका दूध स्टमक में जाता है, एज सुन एज इट रीचेज द स्टमक, केसिन इज कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिन एंड पेप्सिन एक्ट्स ऑन इट, तो तभी वो ऐसे कर्डिश बन जाता है। ठीक है, एडल्ट्स में ऐसा नहीं होता। एडल्ट्स में ये जो डाइजेशन होती है ये पैंक्रियाटिक जूस की वजह से होती है। एडल्ट्स का जो केसिन है वो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से डाइजेस्ट होगा, इसकी वजह से नहीं, याद रखो। एंड इट्स ए रेनिन विद डबल एन, नॉट सिंगल एन। सिंगल एन वाला हम किडनी फंक्शन में पढ़ेंगे, मिक्स नहीं करना है। ठीक है, ये 2 एन है ना, खच 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 मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऐसे याद रखो, ऐसे ऐसे एन एन बना लो, तोड़ रहे हैं मिल्क प्रोटीन को। आई होप यू विल रिमेंबर दैट। खत्म खत्म, स्टमक की बात खत्म। क्या बात किया, चलो रिवाइज करते हैं। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग, ईसोफेगस से ऊपर स्फिंक्टर होता है, कौन सा? अभी तुम लोग साथ साथ रिवाइज करोगे, मेरे साथ आंसर करोगे। ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, 2 स्फिंक्टर हो गए। देन स्टमक हैज 4 पार्ट्स, स्टार्टिंग पार्ट कार्डिया, साइड वाला फंडस, बॉडी, पाइलोरस, 4 पार्ट हो गए। डन। अभी स्टमक में भी 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस, सेरोसा। म्यूकोजा में पिट्स बने हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं, जिनको गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं, जिनके नीचे ग्लैंड्स लगे हुए हैं, जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में यू फाइंड 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से? म्यूकस नेक सेल्स टू रिलीज म्यूकस। अच्छा, म्यूकस का फंक्शन क्या था बेटा, अब समझ में आ रहा होगा। इतना HCl निकल रहा है, जलता तड़कता भड़कता HCl निकल रहा है, तुम्हारे स्टमक की लाइनिंग का क्या करेगा वो, अगर म्यूकस नहीं होगा तो? ये स्टमक है, अगर यहाँ पे म्यूकस नहीं लगा हुआ होगा, यहाँ पे HCl पड़ा है भैया, सोचो क्या हाल करेगा ये तुम्हारे सेल्स का। मान लो यहाँ पे सेल्स हैं, कितना जरूरी है म्यूकस यहाँ पे होना, नहीं तो भैया स्टमक में ना बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएंगी, अल्सर्स बन जाएंगे। I hope you get it. Okay, so mucous neck cells, first cell, you know the function now. Then there are 2 types of cells: chief cells because they are main, or called peptic cells because they release an enzyme called
pepsin. Then 3 types of enzymes are released: pepsinogen, renin, lipase. Then oxyntic cell or parietal cell, what do they release? Oxyntic cell and parietal cell, गुस्से वाला बैल, it releases HCl and Cassell's intrinsic factor. What are the functions of HCl? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, बैक्टीरिया को मार दिया सारा का सारा फूड में, और तीसरा फंक्शन क्या था? Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. डन डन. Then Cassell's intrinsic factor helps me absorb something called Cassell's extrinsic factor, which is there in the food. So I eat the food, it will help me absorb it. Done. Then pepsinogen will be converted into pepsin, and then pepsin will digest proteins to form peptides and peptones, right? Then lipase लिपिड के ऊपर एक्ट करेगा, ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में चेंज कर देगा. देन रेनिन सिर्फ बच्चों में होगा, केसिन के ऊपर एक्ट करेगा, पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देगा. आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो बेटा, यहां पे स्टमक है, यहाँ पे स्टमक है. अभी फूड यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर से निकल के मान लो यहाँ पे आ चुके हैं. अच्छा, दिस फूड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद स्टमक सिक्रीशन, स्टमक का सिक्रीशंस, नाउ सपोज ये यहाँ पे था तो यहाँ से जब ये यहाँ पे आया, नाउ दिस इज कॉल्ड, ये मैं बताना भूल गई थी, इट इज कॉल्ड काइम, CHYME. काइम, चाइम, जो मर्जी बोल लो, जो तुम्हारा मन करता है बोल लो, पर याद रखो एम से याद करो. एम है ना इसमें, काइम में एम है ना, एम से याद करो. स्टमक में भी एम होता है. तो स्टमक में जो फूड प्लस स्टमक की सिक्रीशंस करके जो स्टफ बनेगा उसको काइम कहेंगे, CHYME. स्टमक में STOMACH, MM कॉमन है. ठीक है. अभी यहाँ पे इस पे कई सारी चीजें एक्ट करेंगी. ना सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट शुरू हो गया, ड्यूडेनम शुरू हो गया, ना सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन एक्ट करेगा, इस पे लिवर और पैंक्रियाज का सिक्रीशन भी एक्ट करेगा. वो तुम्हें देखना है कि अब देखो, खाना लिवर में तो नहीं जाएगा, पैंक्रियाज में भी नहीं जाएगा, तो उनकी सिक्रीशंस को इसमें आना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आना पड़ेगा. लेट अस सी हाउ इट इज डन. देखो प्यारे बच्चों, यहां पे तुम्हारा लिवर पड़ा हुआ है, यहां पे तुम्हारा डायफ्राम पड़ा हुआ है ना, डायफ्राम पड़ा हुआ है. लिवर डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, लाइक दिस. एंड लिवर इज अ बायलोब्ड स्ट्रक्चर, like this. डायफ्राम के नीचे लिवर पड़ा हुआ है. लिवर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. लिवर की मेजर सिक्रीशन बाइल है. बाइल देखते हैं भी क्या है. यहां से कौन सी लोब हो गई? ये वाले हाथ की राइट लोब हो गई. राइट लोब और लेफ्ट लोब से कनेक्ट होके दो डक्ट्स आ रही हैं जो कि यहां से बाइल कलेक्ट कर रही हैं. अब देखो, इनको ध्यान से देखो, इनको हिपैटिक डक्ट्स बोलते हैं. हिपैटिक डक्ट्स क्योंकि ये लिवर से आ रही हैं. इधर वाली को बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, इधर वाली को बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट. दोनों को मिला के बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट. लेकिन तुम्हें अपने सिलेबस के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें सिर्फ एक याद करने की जरूरत है, इसको कॉमन हिपैटिक डक्ट या हिपैटिक डक्ट लिख रही हूं सिर्फ. ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट तुम लोग मत करो. ठीक है, सिर्फ ये करो कि ये दोनों से ज्वाइन होकर जो बन रही है इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट. ये याद रखो, लिवर से हिपैटिक डक्ट निकलती है, पर डायरेक्टली ये बाइल लेके यहाँ पे नहीं जाती, पैंक्रियाज में नहीं जाती, क्योंकि भैया हर टाइम तो खाना नहीं रहता ना तुम्हारे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर टाइम तो खाना नहीं रहता. तो ये वेट करती है कि खाना कब आएगा तब मैं अपना बाइल रिलीज करूंगी. तब तक के लिए बाइल स्टोर करती है एक स्ट्रक्चर में जो कि लिवर के नीचे छुपा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये तुमने बहुत बार देखा है, 9वीं 10वीं में भी देखा है बेटा. जल्दी बोलो. गॉल ब्लैडर.
क्या करता है ये? स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर की डक्ट को, तो मतलब तुम समझ रहे हो, बाइल यहां से बन रहा है, 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 अल्टीमेटली वो जा नहीं रहा है नीचे, वो यहां एंटर कर रहा है, गॉल ब्लैडर में एंटर कर रहा है, पहले स्टोर हो रहा है। गॉल ब्लैडर की डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, याद रखना ये। सो हिपैटिक डक्ट आई लिवर से बाइल लेके, फिर वो सिस्टिक डक्ट में बाइल चला गया, फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। अभी क्या है, फूड आ गया तो यहाँ से इसको सिग्नल मिल गया। अब कैसे सिग्नल मिलेगा वो बात करेंगे। अब बाइल यहाँ पे नीचे आएगा इस डक्ट में, जो कि मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये वाली डक्ट में। अब ये डक्ट कैसे बनी है? ये सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट को मिला के बनी हुई है। इसे कहते हैं क्या? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहां से पीछे से क्रॉस करेगी, यहां पे आ गई। अब ये डायरेक्टली नहीं एंटर करेगी, अभी और ट्विस्ट है, ये एक और ऑर्गन में एंटर करेगी। ये जो ऑर्गन मैं यहां पे बना रही हूं, किससे बनाया जाए? कोई नया कलर यूज किया जाए, कोई कलर के मेरे पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं बच्चों, नहीं तो मैं बहुत कलर्स में बना देती। कौन सा ऑर्गन बना रही हूं मैं? इट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। So this duct, it enters the pancreas and now it combines with the pancreatic duct, जो कि pancreas के एंजाइम लेके जा रही है। यहां से pancreatic duct बना लेंगे। ये pancreatic duct यहां से कलेक्ट कर रही है pancreatic एंजाइम और अल्टीमेटली इससे ज्वाइन कर रही है। तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ pancreatic duct। एक और सुंदर नाम भी है इसका, तुम्हें मजे आ जाएंगे सुन के। इसे कहते हैं डक्ट ऑफ वीर संघ। कैसे याद करना है आगे बताऊंगी। डक्ट ऑफ वीर संघ, इन दोनों को मिला के फाइनली जो डक्ट बनती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगी। इसे बोलेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी लिख लो, याद करा रही हूं, रुक जाओ, मर मत जाओ टेंशन लेके, रुको अभी। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट आगे जाके यहां पे एक मोटा सा स्वोलन सा स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसे कहेंगे हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला। ठीक है, फाइनल बात, बस लास्ट बात रह गई है। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला के आगे फिर से यहाँ पे एक रबर बैंड लगा होगा बेटा, याद है, जो कि सिर्फ वन वे एंट्री करने देती है चीजें। क्या बोलते हैं उसको, याद करो। यहाँ से जूस यहाँ तो आने देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से जूस वापस नहीं, या खाना उधर नहीं जाने देगा। स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई या ऑडी, जैसे भी बोलना है। ऑडी देख लो, फोटो खींच लो, फिर मैं याद करा रही हूँ, सब याद हो जाएगा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। तुम लोग बनाओ, चलो बनाओ, मेरा मतलब है क्लिक कर लो इसको। डन डन डन, ये डन। अभी देखो क्या याद करना है हमें यहाँ पे, देखो लीवर से आई हिपैटिक डक्ट, इधर से आई गॉल ब्लैडर की डक्ट, जिसको बोला हमने सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट के आगे फिर से 2 डक्ट्स है, उससे आगे फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं लर्न करनी। ये जो कॉमन चीज बनी है हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से मिला के, ये है
CBD, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट सीधा नहीं, अब यहां तक याद हो जाएगा, हिपैटिक और सिस्टिक मिला के कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट घुस गई पैंक्रियाज में, फिर आई पैंक्रियाटिक डक्ट जिसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसंग। अब मैं इसको ऐसे याद करती हूँ कि पैंक्रियाज तुम्हारी बॉडी का वो ग्लैंड है जो सबसे ज़्यादा एंजाइम्स रिलीज करता है, सबसे ज़्यादा वैरायटी के एंजाइम्स रिलीज करता है। तो बहुत ही वीर हैं उसके एंजाइम जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो ये वीरों की डक्ट है, वीर एंजाइम्स यहाँ से जा रहे हैं झंडा लहराते हुए कि अब हम सारा खाना डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये जो वीरों की डक्ट है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसंग। ठीक है, ऐसे याद करो, पैंक्रियाज की डक्ट वीरों की डक्ट है। यहां से जुड़ गए, ये इजी नाम है हिपैटो, ये इजी नाम है, देखो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब जो भी चीज आएगा लिवर से रिलेटेड है, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट आगे सूज जाती है, मोटी हो जाती है। एनीथिंग विच इज स्वोलन कैन बी कॉल्ड एन एम्पुला, सो इट इज कॉल्ड हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला एंड देयर इज अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब तुम याद करोगे, ये बहुत आसान है याद करना। देखो यहां पे ऑडियां खड़ी होती हैं, ऑडिया समझते हो, तुम्हारी फेवरेट कार होगी, किसी की मर्सिडीज होगी, किसी की ऑडी होगी। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट मी मेक इट हियर इन लार्ज व्यू में बना देती हूं मैं। सो से मान लो ये एम्प्यूला है, राइट, दिस इज द स्फिंक्टर। नाउ ऑडी कार विल कम टू कलेक्ट एंड देर आर लॉट ऑफ वेटर्स इन दिस ऑडी कार। ओके, सो दिस ऑडी कार विल कम and it will stop because there is a sphincter and Audi cannot go beyond the sphincter, क्योंकि sphincter तो contracted muscle है ना, उससे कैसे Audi car कैसे निकलेगी। So this is the sphincter of Audi because Audi has to stop here. Now waiters will come out of this Audi car, वेटर्स विल कम आउट ऑफ दिस ऑडी कार कि पैंक्रियाज और लिवर को कहेंगे प्लीज यार अपना अपना एंजाइम हमारे कप्स में डाल दो, हमें जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में देने हैं। ओके, सो वेटर्स विल कम इन दिस एम्प्यूला। सो दिस इज द वेटर, वो अपना कप लेके आया कि भैया मुझे इसमें एंजाइम डाल के दे दो। सो दिस एम्प्यूला, जिसे हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला हमने पहले कहा था, उसका एक और नाम है एम्प्यूला ऑफ वेटर। स्पेलिंग ऑफ कोर्स इज डिफरेंट। तो ऑडी कार आई है, ऑडी कार वहां पे स्टॉप कर गई, अंदर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पा रही क्योंकि यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, तो ऑडी नहीं जा पा रही। अब ऑडी, उस स्फिंक्टर का नाम पड़ गया स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, उसमें से वेटर निकले, एम्प्यूला में एंटर करके, क्योंकि वेटर थोड़े पतले हैं तो वो निकल पा रहे हैं, एम्प्यूला में घुस गए और उन्होंने वहाँ से अपने कप्स में सिक्रीशंस भरवा ली पैंक्रियाज और इसकी, तो ये एम्प्यूला ऑफ वेटर हो गया क्योंकि वेटर इस एम्प्यूला में जा पाते हैं। ईजी पीजी लर्न हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। यू वॉन्ट टू क्लिक इट, क्लिक इट। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी क्लिक्ड इट। चलो शुरू करते हैं। अभी क्या है, हमें दो चीज़ें पढ़नी है, लिवर पढ़ना है, पैंक्रियाज पढ़ना है। पैंक्रियाज ज़्यादा इजी है लेकिन लिवर के फंक्शंस बहुत सारे हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो पहले मैं सोच रही हूँ हम लिवर शुरू करते हैं। शुरू करें, चलो। डक्ट सिस्टम, आई होप इट इज क्लियर। देखो बेटा, क्या किया जाए, लिवर शुरू किया जाए, पैंक्रियाज शुरू किया जाए? लिवर शुरू करते हैं, चलो। लिवर तुमने अभी देखा बायोलोड स्ट्रक्चर है, ऐसे बनाया था मैंने कुछ। लिवर के सेल्स को कहते हैं हिपैटोसाइट्स। हिपैटो वर्ड लिवर से रिलेटेड है बेटा। हिपैटोसाइट, साइट का मतलब सेल है, कहीं पे भी मैं साइट बोलूं मतलब सेल है, स्पेलिंग CYTE वाला, ठीक है, SIGHT वाला नहीं, वो साइट है हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट ऐसे ही बिखरे नहीं होते हर कहीं जहां पड़ा हुआ है पड़े हुए हैं, नहीं। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स called, now please see this structure carefully. Liver is made up of these hexagonal structures. मान लो ये लिवर है तो यहाँ पे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तुम्हें ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे
इन्हें कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। So hepatic lobule is the functional unit of liver. Each hepatic lobule is covered in a covering. Which is called Glissen's capsule. It's a bad color I think to use. Glissen's capsule. नहीं दिख रहा क्या? Let me see. ठीक ठीक सा क्लियर है. So ये आई थिंक तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. द कवरिंग ऑफ लिवर इज कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल. प्लीज़ इसको लर्न कर लो. मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताती हूँ. मान लो, इमेजिन करो उस दुनिया में जहाँ तुम ऑलरेडी सर्जन बन चुके हो. तुमने बंदे को खोला, ओपन किया, उसने से उसका लिवर निकाला एंड लिवर वो शाइन कर रहा है, ग्लिसन कर रहा है. यू नो द इंग्लिश वर्ड ग्लिसन. ग्लिसन का मतलब होता है शाइन करना. तो उसका लिवर एक्चुअली में शाइन कर रहा है, लाइट मार रहा है पूरे ऑपरेशन थिएटर में. तुम्हारी आंखें ऐसे हो रही है, ओ माय गॉड. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल है. ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में. सच में लिवर खोलो, मुझे फिर गालियाँ दो, मैडम ने तो कहा था. ऐसा नहीं होगा. ग्लिसन्स कैप्सूल लर्न कराने के लिए, ठीक है. ग्लिसन्स कैप्सूल. अभी इसके अंदर हिपैटोसाइट्स अरेंज्ड हैं, सेल्स अरेंज्ड है. मैं यहाँ पे बना रही हूँ. बस आज का ये लास्ट टॉपिक करेंगे. अगर तुम इसको ध्यान से समझ सको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. ध्यान से समझना है इसको. यहां पे हिपैटोसाइट्स लाइन में ऐसे पड़े हुए हैं. ये सारी साइड से ऐसे ही है बेटा. अब पूरा डायग्राम नहीं मैं बनाऊंगी, समझ जाओ अब तुम लोग. चलो बना दिया. इस तरीके से लड़ियों में लगे हुए हैं. ये क्या है? ये तुम्हारे हिपैटोसाइट्स हैं, ठीक है बेटा. देखो, लिवर फंक्शन समझने के लिए तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी. अगर आज समझ लोगे, इस क्लास में समझ लोगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो कभी समझ नहीं आएगी. 2 साल परेशान रहोगे. ध्यान से सुनो. तुम्हें याद है मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी. मैंने कहा था कि ये हार्ट है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है. मान लो डीऑक्सीनेटेड को मैं ब्लू से बनाती हूँ तो तुम्हारे दिमाग में जल्दी घुसेगा. डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है यहाँ से, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ जाता है, फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स में जाता है. क्या हो जाता है बेटा? जल्दी बोलो, साथ साथ में बोलते जाओ. ऑक्सीजनेट होकर यहाँ पे आ जाता है. रेड में ऑक्सीजनेटेड बना रही हूँ. फिर यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है. फिर यहाँ से एओर्टा के थ्रू, एओर्टा मैंने ऐसे ऊपर से बनाई थी, यहाँ से निकलती हुई बनाई थी. फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है. फिर यहाँ से आर्टरीज में टूट जाता है. ऑर्गन 1 में, ऑर्गन 2 में, ऑर्गन 3 में, ऐसे टूट जाता है. यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, याद है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है यहाँ पे कैपिलरीज से. वेन बनाता है क्योंकि अब डीऑक्सीनेटेड हो गया ब्लड, याद है? डीऑक्सीनेटेड हो गया ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ और वो फाइनली वेन बन के वापस. कुछ कुछ तो याद होगा जो मैंने अभी बनाया है. ह्यूमन बीइंग्स में 2 प्रकार का सर्कुलेशन चलता है. पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है. दोबारा सुनो. डीऑक्सीनेटेड ब्लड अल्टीमेटली ऑक्सीजनेट होता है लंग्स से और फिर वापस हार्ट में आता है. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को. आर्टरीज, ये आर्टरीज बनती हैं और ये वेन बनती है. इस डायग्राम में इट इज प्रिटी क्लियर दैट ईच ऑर्गन इज रिसीविंग इट्स ओन आर्टरी एंड ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन वेन एंड दोज वेन्स कलेक्ट द ब्लड टू फॉर्म वेना कावा. वेरी क्लियर. बॉडी में ज्यादातर ऐसा ही होता है, लेकिन देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस. कभी कभी बॉडी में एक ऑर्गन की वेन जो है, कभी कभी मैं बता रही हूं, एक ऑर्गन की वेन दूसरे ऑर्गन में चली जाती है. बेटा ध्यान से सुनो इस बात को. इसकी जो वेन है वो दूसरे ऑर्गन में जाके यहां पे अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड फैला देती है और फिर यहां से कलेक्ट होके इसकी वेन के साथ जाती है वापस. आई होप यू आर गेटिंग इट. डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम वन ऑर्गन
is going to another organ in very few rare cases, and then deoxygenated blood then goes to vena cava. This system where deoxygenated blood from one organ is first going into another organ, it is called portal system. It is called portal system. Okay, why is it happening? हमारी बॉडी में सिर्फ 2 पोर्टल सिस्टम्स मिलते हैं ह्यूमंस की बॉडी में. एक पोर्टल सिस्टम मिलता है ब्रेन में जिसको हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे. अभी जो मेन कंसर्न है, एक पोर्टल सिस्टम मिलता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. यहाँ पे लिवर इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर में जाता है. Deoxygenated blood of small intestine is going into liver first, then from the liver it is going back. It is very surprising. Why is it so? Okay, इतना concept समझ में आ गया that in your circulatory system एक exception है. The deoxygenated blood of liver, small intestine, it is going into your liver, not directly into a vein. Okay. Why is it so? वो समझना पड़ेगा पहले, तभी ये हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर जो है तुम समझ पाओगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. ये वाला डायग्राम मैं रब कर रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें पहले से पता है. इसको मैं बता रही हूँ आगे, इलैबोरेट कर रही हूँ बेटा. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये लिवर है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है. इसके पास अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये एओर्टा है मान लो. एओर्टा ने एक आर्टरी से इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया. इसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी. इतनी बात तो मानते हो, एग्री करते हो, कोई दुख परेशानी दुविधा नहीं है, ठीक है. वैसे ही एक आर्टरी से इसको ब्लड दिया. इसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, ना ही हमें जानना. दे दिया. स्मॉल इंटेस्टाइन में इस आर्टरी के 2 काम हैं. एक, पहला, यहां पे टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करना, प्लस स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है, उस एब्जॉर्ब्ड फूड को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना. 2 काम है. पहला, टिश्यूज को ऑक्सीजन देना. दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड की डाइजेशन हो रही है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेना. तो यहां का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, अब थोड़ी टाइम में डीऑक्सीजनेट हो जाएगा ब्लड, है ना. डीऑक्सीजनेट होगा ब्लड, ये कैपिलरीज बना रही हूं मैं, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा. क्यों? ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड बाय द टिश्यूज. दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is rich in glucose and other digested things. I hope you agree with that. आर्टरी आई, मैं आर्टरी हूं, मैं कहा ओ स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स तो मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना. मैंने अपनी कैपिलरीज बनाई, कैपिलरीज में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, मैंने अपनी ऑक्सीजन दी, ये लो ये लो ये लो, दे दी. फिर उन सेल्स के पास वहाँ पे डाइजेस्टेड फूड पड़ा था, मैंने कहा लाओ मुझे दे दो डाइजेस्टेड फूड में मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ. तो उन कैपिलरीज ने फूड को एब्जॉर्ब भी कर लिया, ऑक्सीजन छिन गई उनकी, लेकिन फूड तो आ गया. अब मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया यहाँ पे, है ना. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फूड से रिच है, भरा हुआ है फूड से, डाइजेस्टेड फूड से, ठीक है. अब बॉडी के लिए इतनी ग्लूकोज अच्छी नहीं है ब्लड में, एकदम से बहुत ग्लूकोज आ गई है. आपको पता है आपके ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना चाहिए. सो
आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर करने वाला ऑर्गन कौन सा है? डू यू नो दैट? इट इज लिवर। ग्लूकोज को लिवर में स्टोर होना होता है। ग्लूकोज एज सच स्टोर नहीं होती, ग्लूकोज कन्वर्ट होती है समथिंग कॉल्ड ग्लाइकोजन में, फिर ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर हो जाता है। तो ये ग्लूकोज, ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अब ये पूरी बॉडी में घूमता हुआ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड मैं डायरेक्टली एक वेन बना के लिवर को ही दे देती हूँ, लिवर को ही दे देती हूँ कि भैया पहले तू इसमें से एक्सेस ग्लूकोज निकाल ले ताकि ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाए, फिर तू इसको बॉडी में भेज दे। दिस वेन which goes from small intestine to liver, it is called hepatic portal vein. ऐसा बॉडी में और कहीं नहीं होता, सिर्फ ब्रेन में एक और जगह होता है, सिर्फ 2 जगह बॉडी में ऐसा होता है बेटा। ये एक्सेप्शन है जहां डीऑक्सीनेटेड ब्लड किसी और ऑर्गन में जा रहा है पहले। यहां पे क्या होता है, यहां पे हिपैटोसाइट्स पड़े होते हैं, लोब्यूल्स पड़े होते हैं, तुम्हें पता है, फिर लोब्यूल्स में हिपैटोसाइट्स पड़े होते हैं। हिपैटोसाइट्स इस एक्सेस ग्लूकोज को ले लेते हैं, ठीक है। देन यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो भी यूज अप हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन भी यूज अप हो जाती है, क्योंकि लिवर को सिर्फ ग्लूकोज स्टोर नहीं करना ना, उसे ऑक्सीजन भी तो चाहिए। तो यहां से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाती है, ये वाली चीज ग्लूकोज दे देती है। अल्टीमेटली यहां से एक वेन निकलती है, उस वेन में इसका भी ब्लड होता है जो इंटेस्टाइन का डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, प्लस उस वेन में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी डीऑक्सीनेट हो गया है ना, डीऑक्सीनेट हो गया तो ये भी यहां चला गया। यू आर अंडरस्टैंडिंग? दोनों का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो हिपैटिक आर्टरी आई थी वो भी डीऑक्सीनेट हो गई, ठीक है। और इंटेस्टाइन का तो पहले से ही डीऑक्सीनेटेड था, पर ग्लूकोज से भरा हुआ था, तो ग्लूकोज हमने हिपैटोसाइट ने ले ली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, अब ये जाके वेना कावा में मिलेगी, इट इज कॉल्ड हिपैटिक वेन। दिस इज द पोर्टल सिस्टम ऑफ लिवर। प्लीज क्लिक दिस फोटोग्राफ, ट्राई इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हें आगे लोब्यूल का डायग्राम करा सकूं। चलो, टेक 15 सेकेंड्स। चलो, आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर। एक बार और रिवाइज कराने दो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें लर्न हो जाएगा। हिपैटिक आर्टरी आई लिवर में, इंटेस्टाइन की आर्टरी आई, दोनों ने ऑक्सीजनेट कर दिया अपने अपने टिश्यूज को, दोनों डीऑक्सीनेट हो गए। लेकिन इंटेस्टाइन में जो वेन बनी है उसने ग्लूकोज अपने अंदर भर लिया है, अब वो लिवर में चली गई, अब उसने लिवर के सेल्स को एक्सेस ग्लूकोज दे दिया, ठीक है। अब इसकी आर्टरी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और इसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हिपैटिक वेन में चला गया। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाइस। अब इस वाले टॉपिक पे आ जाओ, अब मैं तुम्हें इजीली समझा पाऊंगी ये वाला टॉपिक। बस आज ये लास्ट टॉपिक है, हिपैटिक लोब्यूल समझ के आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, ये वाला रब कर रही हूं मैं, डिस्ट्रैक्शन ना हो करके। देखो बेटा, हर लोब्यूल में, अब हिपैटिक आर्टरी आई है तो इनको ऑक्सीजन देना है, इसको ऑक्सीजन देना है ना, इन सेल्स को ऑक्सीजन देना है, तो हिपैटिक आर्टरी की एक ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। इसको रेड में बना लेते हैं क्योंकि हिपैटिक आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। हिपैटिक आर्टरी की एक एक ब्रांच, हिपैटिक आर्टरी आई, अब ब्रांचेस में तो टूटेगी ना वो, तो हिपैटिक आर्टरी की एक एक ब्रांच हर एक कोने पे आ जाती है लोब्यूल के। लिख दो इसको, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे बीच में ऐसे करके कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में डाल देती है।
समझ रहे हो, सारी साइड से। इन कैपिलरीज में इसने ब्लड डाल दिया अपना, ये कैपिलरीज को हम साइनोसॉइड्स कहते हैं, हिपैटिक साइनोसॉइड्स। अब यहां से क्या होगा बेटा, देखो ऑक्सीजन यहां पे चली जाएगी, इन सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है ना। और इन सेल्स में यहां से मतलब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड डाला था यहां से, अब ये धीरे धीरे डीऑक्सीनेट हो रहा है, धीरे धीरे डीऑक्सीनेट हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन छिन रही है, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेट ब्लड कलेक्ट हो रहा है, धीरे 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 कलेक्ट हो गया, कलेक्ट हो गया। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर एक जगह से पोर होके सेंटर में आ जाएगा, पूल हो जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड सारा का सारा पूल हो जाएगा। इसे कहते हैं, मतलब ऐसे देखो हजारों लोब्यूल्स हैं, हजारों लोब्यूल्स के बीच में से ऐसे डीऑक्सीनेटेड पूल होएगा, फिर ये सारा कलेक्ट करके अल्टीमेटली हिपैटिक वेन बना देगा। तो इसको बोल दो ब्रांच ऑफ हिपैटिक वेन, बुरा तो नहीं मानोगे, ब्रांच ऑफ, जल्दी बोलो, हिपैटिक वेन। ऑक्सीजन मिल गई सेल्स को, हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजन मिल गई। अब यहां पे एक और ब्रांच है हिपैटिक पोर्टल वेन की। हिपैटिक पोर्टल वेन के पास क्या है बताओ, जल्दी बोलो। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लेकिन ब्लड रिच इन ग्लूकोज है, लिख दूं ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। अब ये भी सेम अपना ब्लड यहां पे डालेगा, इसी में डालेगा, इसी साइनोसॉइड में डालेगा, ठीक है, डाल दिया, हर जगह से इसमें डाल दिया, डाल दिया। यहां से क्या होगा, ग्लूकोज लेंगे साइड वाले सेल्स, तो ग्लूकोज चली जाएगी इन सेल्स में, ऐसे एक्सेस ग्लूकोज चली जाएगी, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर यहां पे स्टोर हो जाएगी। ये तो डीऑक्सीनेटेड था ही, ये अलग से तो डीऑक्सीनेटेड नहीं होगा, बस इसकी ग्लूकोज छिन जाएगी, अल्टीमेटली इसका भी ब्लड इसी में पोर हो जाएगा, हिपैटिक वेन में पोर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस है, उसने ऑक्सीनेटेड ब्लड दिया, हिपैटिक पोर्टल वेन की ब्रांचेस है, उसने ग्लूकोज दे दिया साइड वाले सेल्स को, ठीक है। और ये अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारी वेन्स मिलके हिपैटिक वेन बना के बाहर ले जाएंगी ब्लड को, वेना कावा में जोड़ देंगी, ठीक है। अब सिक्रीशन की बात करते हैं, जो ये सिक्रीट करते हैं, ये सेल्स बाइल नामक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, बाइल नामक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। यहां से ये बीच में, यहां से ये बाइल कलेक्ट कर रहे हैं, बाइल कलेक्ट हो रहा है यहां से, और यहां पे बाइल कलेक्ट होके यहां पे भी एक ब्रांच बन रही है जो कि बाइल को कलेक्ट कर रही है, हर एक के साथ ब्रांच बन रही है। यहां पे, यहां से भी बाइल कलेक्ट हो रहा है बेटा बीच में से, हाँ बेटा बाइल कलेक्ट हो रहा है, यहां पे मिल रहा है, यहां पे बाइल कलेक्ट हो रहा है, तुम समझ रहे हो ना, ये इनकी सिक्रीशन है। देखो यहां से तो ये चीजें ले रहे थे, यहां से तो ये सेल्स चीजें ले रहे थे, ये भी ऑक्सीजन भी ले लो, ग्लूकोज भी ले लो, सब कुछ ले लो, यहां पे ये चीजें दे रहे हैं, यहां से बाइल बना रहे हैं और बाइल फिर यहां पे कलेक्ट हो रहा है आके, ठीक है। तो ये तीसरी चीज भी यहां पे आ गई, ठीक है। इनसे मिलके हिपैटिक डक्ट बनेगी, समझ रहे हो ना, यहां से बाइल कलेक्ट हो के अल्टीमेटली लिवर से सारा का सारा बाइल बाहर आ जाएगा, ठीक है। हिपैटिक डक्ट बनेगी इनसे मिलके। अजीब बात यह है कि इनको बाइल डक्ट कहते हैं, डरना नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट से कंफ्यूज नहीं करना, तुम समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो बनेंगी इनको बाइल डक्ट कहते हैं, अल्टीमेटली जो यहाँ से निकलेगा उसको हिपैटिक डक्ट ही कहेंगे। तो मैं यहाँ पे बाइल डक्ट लिख देती हूँ, लेकिन इसको कॉमन बाइल डक्ट से कंफ्यूज कोई बच्चा नहीं करेगा। ये सारी बाइल डक्ट्स मिलके क्या बनाएंगी, हिपैटिक डक्ट्स, ठीक है। हिपैटिक डक्ट्स, फिर सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट। आई होप यू रिमेंबर इट। ये बेटा साइनोसॉइड का स्ट्रक्चर है। अब देखो हर जगह 3 डॉट्स तुम्हें नजर आ रही हैं, ऐसे हर जगह 3 डॉट्स तुम्हें नजर आ रही है ना। इन तीनों को बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 चीजें। इन्हें कहते हैं पोर्टल ट्रायड। I hope I am very clear with this diagram. Hepatic artery,
हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे आती हैं, अपना ब्लड साइनोसॉइड में डालती हैं, जो भी सेल्स को चाहिए होता है वो ले लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो ग्लूकोज हो, फिर यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है, हिपैटिक वेन अल्टीमेटली यहाँ से बन जाती है। देन यहाँ से बाइल रिलीज होता है, बाइल, अच्छा इसको बाइल कैनालिकुलाई बोलते हैं, एक टर्म में लिखाना भूल गई हूँ तुम्हें, प्लीज लिख लो इसे, ये जो ग्रीन वाली बीच में है ना इसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई। बाइल कैनालिकुलाई से कलेक्ट होता है, अल्टीमेटली बाइल डक्ट बनाता है, ये सारी बाइल डक्ट्स जुड़ के अल्टीमेटली हिपैटिक वेन बनाती हैं और लिवर से बाहर आ जाती है, फिर हिपैटिक वेन तुम्हें पता है सिस्टिक वेन में जुड़ जाता है, फिर कॉमन बाइल डक्ट में। देखो बेटा अभी सिर्फ एक बात हुई है, ये एक बात हुई है, लिवर का फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। लिवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये अजीब अजीब सी टर्म्स हैं जो अगली बार मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगी। बाइल में क्या होता है, बाइल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगली बार करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना लर्न करके रखना जब तक कि मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लेती। थैंक यू सो मच, आई होप यू गॉट दैट एंड आई होप यू विल रिवाइज इट अ लिटिल बिट, ठीक है। मैं कह देती हूँ क्लास में सब कुछ करा दूंगी, बट थोड़ा सा एफर्ट तुम्हारी तरफ से चाहिए होगा, तुम्हें हल्का सा ये रिवाइज करके आना पड़ेगा, हालांकि मैं अगली क्लास में रिवाइज कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।